नमस्कार। उत्तराखंड की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में धर्मराज सिंह। गैरसैंण में उत्तराखंड का बजट आज त्रिवेंद्र सरकार ने पेश किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बजट को पेश किया है। 57,000 करोड़ की सौगात अगले एक वित्तीय वर्ष के लिए उत्तराखंड की जनता को दी गई है। बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट था, यानी कि अगले साल पूर्ण बजट होगा नहीं, चुनाव होने हैं। और आज की अगर बजट की बात करें तो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के संचालन के लिए 150 करोड़ का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के लिए 3,319 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जमरानी पेयजल बहुउद्देशीय परियोजना के लिए 2,584 करोड़ के आसपास बजट आवंटित किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए सफल आयोजन के लिए आय व्यय के में 110 करोड़ का प्रावधान है। नेशनल गेम्स होने वाले हैं उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी पैसे अलॉट किए। 140 करोड़ विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए भी बजट का प्रावधान राज्य सरकार ने अपने इस बजट में किया है। ये आपको हम एक ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किस किस विभाग में मुख्यमंत्री के पिटारे से बजट आवंटित किया गया है। आंचल अमृत योजना के लिए 13 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया। चिकित्सा परिवार कल्याण के लिए 3,319.63 करोड़ का प्रावधान है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए भी 1,152.88 करोड़ का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है। अलग अलग जो योजनाएं हैं, जल जीवन मिशन के लिए 667.76 करोड़ का प्रावधान किया गया। पेरी अर्बन योजना के लिए 328 करोड़ रुपए का प्रावधान है, यानी आय और व्यय जो खर्च होता है। नाबार्ड के अंतर्गत पेयजल योजनाओं के लिए 180 करोड़ रुपए का प्रावधान है। गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 245 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। जो अगले एक वर्ष के लिए जो उत्तराखंड का वित्तीय बजट है उसमें किस मद में कितना पैसा अलॉट किया गया है वो इस वक्त आपको मैं ग्राफिक्स प्लेट के जरिए दिखा रहे हैं। 57,400 करोड़ से ज्यादा का यह बजट है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के संचालन के लिए 150 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। चिकित्सा एवं परिवहन कल्याण के लिए 3,319 करोड़ 63 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अगले के वित्तीय वर्ष के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यह आखिरी पूर्णकालिक बजट है, तो इसमें पहले से उम्मीद थी कि लोक लुभावन ये बजट होगा। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के लिए 3,319.63 करोड़ रुपए का प्रावधान त्रिवेंद्र सरकार ने की अगले वित्तीय वर्ष के लिए किया है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1,152.88 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए किया है। सरकार के प्रारंभिक 4 वर्षों में मात्र 16,410 करोड़ 51 लाख रुपए का पूंजीगत व्यय किया गया। वहीं हमारी सरकार के प्रथम 3 वर्षों में भी 17,512 करोड़ 96 लाख रुपए का पूंजीगत व्यय किया जा चुका है। यदि वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान 60,608 करोड़ रुपए और 96 लाख रुपए को संबोधित कर दिया जाए तो पिछली सरकार द्वारा 4 वर्षों में किए गए पूंजीगत व्यय की तुलना में हमारी सरकार द्वारा 4 वर्षों में 25,121 करोड़ 92 लाख रुपए की पूंजीगत व्यय किया गया है। यह पूर्ववर्ती सरकार के प्रारंभिक 4 वर्षों की तुलना में 53% अधिक है। बजट वर्ष 2020-21 में जहां पूंजीगत परिव्यय का संशोधित अनुमान 7,608 करोड़ रुपया और 96 लाख रुपए था, वही वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह राशि लगभग 18% की वृद्धि के साथ 8,972 करोड़ रुपए और 84 लाख रुपए अनुमानित है। इस आय व्यय के निर्माण हेतु आमदन से भी सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश सुझाव रिवर्स प्लान, आधारभूत संरचना विकास, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, रोजगार एवं कृषि से संबंधित थे। इस आय व्यय में जन भावनाओं के सुझावों को भी सम्मिलित किए जाने का प्रयास किया गया है। मैं हृदय की असीम गहराइयों से जन सामान्य के सुझावों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मान्यवर किसानी आय दुगना करने के प्रयासों के क्रम में हमारी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की संपूर्ण योजना महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2017 से फरवरी 2021 तक 4,71,335 लाभार्थियों एवं 1,856 स्वयं सहायता समूह को रुपए 2,767 करोड़
किया जा चुका है। इस योजना हेतु आय व्यय के 47 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो त्रिवेंद्र रावत सरकार ने वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया है। फहीम तन्हा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से, हमारे रेजिडेंट एडिटर। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए फहीम, पहले से तय था कि ये लोक लुभावन बजट होगा, लेकिन कोविड के इस दौर में इस बजट को साधना सरकार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, बिल्कुल ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में एक ऐसा बजट देना और कि वो जनता की उम्मीदों पर भी खरा उतरे, सरकार का अपना बजट भी ना गड़बड़ाए, और जो चुनौती होती है एक पूरे वित्तीय वर्ष की, संसाधनों को जुटाए रखना और खर्चों को मेंटेन करना, वो एक बड़ी चुनौती होती है। और जैसा आपने कहा कि चुनावी वर्ष होता है और चुनावी वर्ष में फिर लोक लुभावन वादे भी होते हैं, जनता को लुभाना भी होता है। तो उस नजरिए से अगर हम इस बजट को देखते हैं तो इसमें एक मोटी सी बात अगर देखें तो ये 57,400 करोड़ रुपये अनुमानित है और प्राप्तियां हैं सरकार की 57,024 रुपए, यानी ये एक तरीके से संतुलित बजट बनाने की कोशिश की है और ये घाटा रहित बजट है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक अच्छा बजट देने की एक तस्वीर दिख रही है। इसके अलावा अगर हम इसमें थोड़ा सा आय और व्यय को मोटे तौर पर देख लें तो इसमें हम देख रहे हैं कि तकरीबन 23,000 करोड़ रुपया पेंशन वेतन भुगतान पर है, वेतन भत्ते हैं कर्मचारियों के, जो कर्मचारियों की लायबिलिटी है ये खर्च हो जा रही है। और इसमें अगर हम देखते हैं कि तकरीबन 13,364 करोड़ रुपए पूंजी लेखे का व्यय है और कुल मिलाकर का अगर हम खर्च के हिसाब से देखें तो एक बड़ा हिस्सा वो खर्च हो जा रहा है जो लायबिलिटीज पर है। उसमें अगर हम ब्याज देख लें, जो ऋण है, ऋण की अदायगी देख लें और ब्याज का भुगतान देख लें तो 6,000 करोड़ रुपए हमारा ब्याज का भुगतान है, 4,241 करोड़ रुपए हमारा व्यय जो ऋणों के भुगतान में है, ऋण और ऋण का ब्याज, इसका दोनों मिलाकर के तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए हमारा ये खर्च हो जाता है। तो एक बड़ा पैसा लायबिलिटीज में खर्च हो रहा है, तकरीबन 2700 और 35 से 37,000 करोड़ रुपए हमारा 50% के लगभग अगर हम मान ले तो ये लायबिलिटीज पर खर्च हो रहा है। इसके अलावा जब आय को जुटाने की बात की गई है तो एक बड़ी जिम्मेदारी है इस समय सरकार के ऊपर कि राजस्व को इकट्ठा कहां से किया जाएगा, और राजस्व इकट्ठा करने के लिए एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है और बड़ा अनुमान रखा गया है। इसमें बजट में तारीफ करनी होगी सरकार की कि उसका लक्ष्य को लेकर के चली है। जो 2020 का जो कोरोना काल रहा है उसको भी साधना है और उसका जो असर है, प्रभाव है, ये सबसे बड़ी चुनौती है फहीम कि इस कोविड के दौर में जब सरकार की आय काफी सीमित हो गई है, वहां पर कैसे पैसे को इकट्ठा करते हैं या कैसे फंड मैनेज करते हैं, वो भी बहुत बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए। खैर, आखिरी चुनावी साल है जैसा फहीम ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया फहीम आपका। लेकिन सरकार ने कुल मिलाकर एक अच्छा बजट पेश करने की कोशिश की है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। गैरसैंण को अब राज्य का तीसरा मंडल बनाया जाएगा, यह ऐलान खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जिसमें गैरसैंण को राज्य का तीसरा मंडल बनाया जाएगा। चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले को इसमें शामिल किया जाएगा। भराड़ीसैंण राजधानी में विकास को लेकर एक पहल की गई है और सबसे बड़ी बात कि 1 महीने में ही टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए टेंडर भी जारी होगा। गैरसैंण को राज्य का तीसरा मंडल बनाया जाएगा, यह ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। 3 महत्वपूर्ण ऐलान है और सबसे बड़ी बात है कि जो ऐलान के साथ साथ उसके क्रियान्वयन की रूपरेखा भी मुख्यमंत्री ने खींच दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को राज्य का तीसरा मंडल बनाए जाने का ऐलान किया है। 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है और इस मंडल में चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले होंगे और भराड़ीसैंण राजधानी में विकास को लेकर भी पहल की जाएगी। आज देहरादून में से एक अगली खबर है जहां पर बजट पर कांग्रेस ने हंगामा किया है। बजट को पूरी तरीके से दृष्टिहीन बजट बताया है कांग्रेस ने।
कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बजट को विजनलेस बताया। एक और जहां राज्य सरकार ने इस बजट को प्रदेश को आगे ले जाने वाला बजट बताया है, वहीं कांग्रेस ने गैरसैंण में जो बजट पेश किया गया है उस पर पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस बजट को विजनलेस बजट बताया है, यानी कि इस बजट से कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि प्रदेश अगले एक साल में किस दिशा में आगे बढ़ेगा। विहीन बजट है, विजनलेस। आप झूठ का पिटारा आपने पहले जोड़ दिया, उसका परिचय इंट्रोडक्शन ही झूठ का पिटारे से है। आप 7 लाख रोजगार सृजन की बात कर रहे हैं, जिसमें 6 लाख तो आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमने 6 लाख लोगों को मजदूरी दी है। मतलब राज्य के जो मजदूर हैं, राजमिस्त्री हैं, जो मजदूरी करने वाले, दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, उनको भी आप कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया। मतलब कमाल की बात है। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आज बेरोजगारी अपने चरम पर है, राज्य के अंदर 22.3 के दर से पूरे देश के पहले पायदान पर बेरोजगारी है। उसके बारे में, रोजगार सृजन के बारे में कुछ है ही नहीं। 1,20,000 करोड़ रुपए का आपने पूंजी निवेश का दावा किया था, आप 1,000 करोड़ का हिसाब दे रहे हैं। केवल 1,20,000 करोड़ का दावा कर रहे हैं और 1,000 करोड़ का आप हिसाब दे रहे हैं, 1030 करोड़ रुपए का। कमाल की बात है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में जो हालात हैं, हालात बड़े खराब हैं। खजाना खाली है। 56,999 करोड़ का लंबा चौड़ा आप योजना का आकार बता रहे हैं, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? कर्जा कहाँ से देंगे? 50,000 करोड़ रुपए का तो कर्जा ही है, तो आप कर्जा कहाँ से देंगे? कैसे आप प्रदेश को चलाएंगे? तो एक और जहां बजट पेश किया गया अगले एक वित्तीय वर्ष का, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से बजट पर पलटवार किया गया है। बजट को पूरी तरीके से झूठ का पिटारा बताया गया है, विजनलेस बताया गया है। यानी कि कोई भी बजट जब कोई सरकार पेश करती है तो सरकार की ओर से बताया जाता है कि किस मद में कितना पैसा दिया जाएगा, और बजट से पता चलता है कि सरकार कैसे अगले एक वित्तीय वर्ष में आगे बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इस बजट में किसी तरीके का कोई विजन नहीं है। सरकार को ये पता ही नहीं है कि उन्हें किस दिशा की ओर बढ़ना है। शादाब शम्स इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शादाब साहब, बजट पर कांग्रेस की ओर से बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। पूछा जा रहा है कि पैसा कहां से लाएंगे? कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस को यही नहीं पता कि कांग्रेस को सवाल क्या पूछना है। कभी कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि विजनलेस बजट है, कभी कह रहे हैं कि पैसा कहां से लाएंगे। अगर विजनलेस है तो एक बोलो ना, विजनलेस है या पैसे की चिंता है या आपको अपने चुनाव की चिंता है, खाली विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। हम कितना भी अच्छा बजट ले आते, कांग्रेस का स्टेटमेंट यही होना था कि कांग्रेस की समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस खिसियाई बिल्ली की तरह खंबा नोचे कि ईमानदारी से बजट का सहयोग करे। जिस तरह से प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है, प्रदेश ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि अपने अंदर के अंदरूनी मामले से कैसे निपटे और जनता की आवाज को कैसे बने। तो कांग्रेस परेशान है। ये उनके परेशान होने के संकेत हैं साफ साफ। वो इस तरह का हताशा और निराशा भरा बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस का टुकड़ा पूरी तरह से साफ हो गया और कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। बहुत शानदार बजट माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने पेश किया। मुझे लगता है कि ये जो उत्तराखंड अब पंख फैलाकर यंगिस्तान का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहा है, उस दिशा में बढ़ता हुआ बजट है। हम बहुत जल्द दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी के साथ साथ एक एडवेंचर के लिए भी अब उत्तराखंड जाना जाएगा। मुझे लगता है टूरिज्म और तीर्थाटन बड़े लेवल पे उत्तराखंड में बढ़ता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन शायद ये कांग्रेस की समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर समझ में आ जाता तो कांग्रेस आज विपक्ष में बैठी ना होती। ठीक है, लेकिन शादाब साहब, एक सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि कोविड का दौर है, सरकार के जो आय के स्रोत थे वो बड़े सीमित हो गए हैं। पिछला जो एक वित्तीय वर्ष है उसे हम एक्सप्लेन नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जग जाहिर है कि पिछला एक वित्तीय वर्ष किस तरीके से गुजरा है। तो सरकार के सामने इस कोविड के दौर में बजट को तैयार करना एक बड़ी चुनौती है, कि जब उनको पता है कि अब हम चुनावी साल में हैं। बिल्कुल, हमेशा बड़ी चुनौती रहती है। इसीलिए हमने कहा कि हमने आपदा में भी अवसर ढूंढे हैं। हमने जिस तरह से माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने काम किया,
लोग कभी तो ये कह रहे थे कि ये पैसा टैक्स लगा रखा है, महंगाई चल रही है, ये सरकार लूट रही है। तो काम सरकार को मालूम है कि सरकार जनता को ऊपर लोड को भी कम करना है और प्रदेश को आगे भी बढ़ाना है, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, ईमानदार है। देश मजबूत हाथों में है माननीय मोदी जी के, और प्रदेश माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथों में। जनता को मालूम है कि हमारे खून की गाड़ी कमाई जो हम टैक्स के रूप में सरकारों को देते हैं, उसे अपने बच्चों की ऐशगाह में ये पार्टी और ये नेता नहीं उड़ाएंगे। जनता को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, इसलिए हम कह सकते हैं उस उम्मीदों के ऊपर, उस विश्वास के ऊपर मेरी सरकार, धर्मेंद्र सरकार, ठीक है, माननीय मोदी जी की सरकार। ठीक है। शादाब शम्स साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मदन कौशिक साहब जुड़ चुके हैं, राज्य सरकार में मंत्री हैं और शासकीय प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद। सर, कोविड के दौर में बजट बनाना कितनी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पिछला वित्तीय वर्ष पूरी तरीके से खराब गया, आने वाला वक्त आप लोगों के लिए चुनावी साल है। देखिए, निश्चित रूप से कोई भी बजट जब बनता है वो चुनौती भरा इसलिए होता है, हमें राज्य के सर्वांगीण विकास की बारे में चर्चा करनी होती है, हमें समाज के हर वर्ग के लिए तैयारी करनी होती है। और मैं कहते हुए मुझे बड़ा अच्छा भी है कि त्रिवेंद्र जी का जो आज बजट पेश हुआ, ये राज्य के सर्वांगीण विकास का बजट है। ये बजट किसानों की इनकम को दुगना करने के लिए कैसे की जाएगी, इस बजट की व्यवस्था हम लोगों ने की है। इस बजट में हमने महिलाओं को किस प्रकार उनको सशक्त बनाए उसकी व्यवस्था हमने की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कितना काम हमें करना है, इसमें बजट की व्यवस्था हमने की है। गैरसैंण को खाली राजधानी बना देना ये उद्देश्य नहीं था, अभी तो गैरसैंण में कहाँ से बजट आएगा, कैसे आएगा, ये व्यवस्था हमने की है। गैरसैंण कमिश्नरी बनाई, ये आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि ये जो बजट है, ये बजट उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का बजट है। ठीक है। युवा हो, किसान हो, महिला हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, विद्यार्थी हो, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, एससी हो, एसटी हो, सबके लिए पूरा बजट एक राहत देने वाला बजट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मदन कौशिक साहब हमसे बातचीत करने के लिए। मदन कौशिक राज्य सरकार में मंत्री और शासकीय प्रवक्ता हैं, जिन्होंने त्रिवेंद्र सरकार के इस बजट को प्रदेश के लिए हितकारी बजट बताया है और ये दावा किया है कि इससे प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।